Today's topic is techniques of scientific management. Scientific management is given by F.W. Taylor. Yesterday we discussed about principle of scientific management. Today's topic is technique of scientific management. Both are given by F.W. Taylor. So number one is functional foremanship. Functional foremanship क्या होता है? Foreman is the lowest rank of manager. Lowest ranker manager means it exists in the low level management. Foreman कौन होते हैं? Foreman are the clerk of the company or clerk of the business. So the foreman represent the managerial figure with whom the workers are in face to face contact on the daily basis. Workers foremen वो होते हैं जिनसे workers daily to daily face contact करते हैं. That means आपका कह लीजिए आपके clerks जो होते हैं या फिर आपके low level managers जो होते हैं, जो foremen होते हैं, वो daily to daily workers से deal करते हैं. As in the first chapter of the book we have seen that the foreman is the lowest ranking manager. Foreman आपका कौन होता है? जो lowest working manager होता है वो उसको आप foreman कहते हो. जैसे आपको मैंने first chapter में पढ़ाया था, there are 3 levels of management. Number 1 is top level, number 2 is middle level and number 3 is low level. Okay? और supervisory level. तो वर्क अगर अपने स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में ये चेक करते हैं तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आलोक सर आते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में प्रिंसिपल सर आते हैं एंड फोरमेन्स और यू कैन से दैट लो लेवल मैनेजमेंट में हम टीचर्स आते हैं एंड वर्कर्स कौन हैं? वर्कर्स के कैटेगरी में आप लोग आते हैं बिकॉज वी हैव टू डील यू ऑन डेली टू डेली बेसिस. तो हम आपसे डेली टू डेली कॉन्टैक्ट में रहते हैं. दैट इज़ वाई वी आर द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजर्स. ओके, तो स्कूल का एग्जाम्पल यहाँ नहीं लेते हैं क्योंकि ये एक ईजी सा हमारे पास एग्जाम्पल था इसलिए हमने ले लिया. बिकॉज स्कूल इज अ NGO एंड दीज टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी डन ऑन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो टेलर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ दिस रोल इन द फैक्ट्री सेटअप. जनरली टेलर ने ये कॉन्सेप्ट जो बनाया था फंक्शनल फोरमैनशिप वो फैक्ट्री सेटअप के लिए बनाया था. मीन्स जहाँ पे भी फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज में काम हो रहे हैं, उनके लिए ये फंक्शनल फोरमैनशिप बनाया गया है. So this prompted him to suggest functional foremanship through 8 person. टेलर ने क्या बोला? टेलर ने बोला कि अगर सारा काम एक अकेला इंसान करेगा तो वो अकेला सारी चीज़ मैनेज नहीं कर पाएगा. एक फोरमैन, एक क्लर्क सारा काम देखेगा वर्कर्स से रिगार्डिंग, तो वो सारा काम अच्छे से नहीं कर पाएगा. इनफैक्ट वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएगा. तो टेलर ने सजेस्ट किया कि जो फैक्ट्री का मैनेजर होता है, जो क्लर्क होता है, उसमें उन्होंने उसको 2 कैटेगरी डिवाइड कर दी, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज. फैक्ट्री का जो मैनेजर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज. प्लानिंग इंचार्ज की 4 कैटेगरी एंड प्रोडक्शन इंचार्ज की 4 कैटेगरी. मतलब या तो फैक्ट्री मैनेजर क्या करे, ये सारे काम खुद अकेले देखे. तो F.W. टेलर ने क्या किया? F.W. टेलर ने इसके लिए एक चार्ट बना दिया कि जो क्लर्क है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज. प्लानिंग इंचार्ज जो है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, वो जो है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क रखेगा, रूट क्लर्क रखेगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क रखेगा, डिसिप्लिनेरियन रखेगा, स्पीड बॉस होगा, गैंग बॉस होगा, रिपेयर बॉस होगा और इंस्पेक्टर होगा. ओके, तो दिया है दिस प्रॉम्प्टेड हिम टू सजेस्ट फंक्शनल फोरमैनशिप थ्रू 8 person. 8 person में उन्होंने क्या कर दिया? काम को डिवाइड कर दिया. एक इंसान जो सारे काम करता था उसको उन्होंने 8 persons में डिवाइड कर दिया. ओके, दिया दिस कॉन्सेप्ट वॉज एक्सटेंडेड टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द शॉप फ्लोर. इट वॉज नोन एज फंक्शनल फोरमैनशिप. अंडर द फैक्ट्री मैनेजर देयर वॉज अ प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज. फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में 2 लोग आते हैं, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज. ओके, अंडर प्लानिंग इंचार्ज 4 personnel नेमली इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन. प्लानिंग इंचार्ज के 4 सब कैटेगरीज बना दी गई. उसमें कौन कौन से लोग आए? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन. और पर्सनल में क्या? दीज 4 personnel वो ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर्स. और ये चारों जो है वर्कर्स को क्या कर सकते हैं? इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. उसके बाद अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज पर्सनल हु वुड वर्क वेयर स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर.
ये क्या किया, प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर भी इन्होंने 4 लोगों को दे दिया और इनको क्या किया, इनको जो है ये सारे लोग वर्कमैन को क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इनके काम क्या क्या हैं। अभी फैक्ट्री मैनेजर जो है सारे काम ये खुद करता था, वर्कमैन को सारे इंस्ट्रक्शन देता था। इसने क्या किया, फैक्ट्री मैनेजर को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, अब ये 8 जो पीपल्स हैं, ये 8 पीपल्स वर्कमैन को क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो है इंस्ट्रक्शन देता है, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको क्या काम कैसे करना है। एज द नेम सजेस्ट, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क टेल्स अस दैट पीपल और टू द वर्कर्स और टू द मैनेजमेंट टू द वर्कर्स वर्कमेन्स कि आपको क्या काम करना है। रूट क्लर्क, एज द नेम सजेस्ट, रूट बताता है कि आपको किस सेक्शन से, कहाँ से काम को स्टार्ट करना है, क्या आपका रूट होगा, किससे आपको जाना है, मतलब किस लेवल 1 आपका क्या होगा, लेवल 2 क्या होगा। नंबर 3, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम होता है कि किसने कितने टाइम तक काम किया, उसकी सैलरी कितनी बनती है, ये हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होता है। मतलब वो ये चेक करता है, ये इंश्योर करता है कि आप जो है कितने घंटे इन अ डे आप कितने आवर्स काम करते हो और उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या पे स्केल बनती है। ओके, एंड 4th एंड लास्ट वन, डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन एज द नेम सजेस्ट, इट इंश्योर्स द डिसिप्लिन इन द अमंग्स द वर्कर्स। वर्कर्स में डिसिप्लिन हो, वर्कर्स डिसिप्लिन में रहें, ये उसका काम होता है डिसिप्लिनेरियन का। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज स्पीड बॉस। स्पीड नाम से पता चल रहा है, स्पीड बॉस क्या करता है, ये चेक करता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वर्कर और द वर्क शुड बी कंप्लीट ऑन टाइम। वर्क जो है कंप्लीट, काम जो है टाइम पे कंप्लीट हुआ है या नहीं, ये इंश्योर करता है स्पीड बॉस। गैंग बॉस क्या करता है, कीपिंग टूल्स एंड मशीन रेडी फॉर ऑपरेशन बाय द वर्कर्स। वर्कर्स का काम क्या हो, रुके नहीं, इसके लिए जो भी उनके टूल्स हैं, जो भी उनके मशीन्स हैं, वो सही से वर्क करें, वर्किंग कंडीशन में रहें, ये चेक करना गैंग बॉस का काम होता है। रिपेयर बॉस का क्या काम होता है, रिपेयर बॉस जो भी चीज़ें टूट गई हैं या फिर जो भी मशीन्स, जो भी टूल्स जो हैं वो वर्किंग कंडीशन में नहीं हैं, वो क्या करना, उसको चेक करना, उसको रिपेयर करवाना, रिपेयर बॉस का काम होता है। एंड इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ द वर्क और टू चेक द क्वालिटी ऑफ द वर्क। मतलब इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करता है कि काम का हमने क्या किया है, काम को हमने क्वालिटेटिव वे में किया है या नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम हो गया है, काम को क्वालिटेटिव वे में करना ही करना और चेक करना इंस्पेक्टर का काम होता है। ओके, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शन देता है आपको क्या काम करना है। रूट क्लर्क, किस रूट से होके जाना है, मीन्स आप कैसे काम करोगे। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, आपके काम के पैसे कितने बनते हैं। डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिन इंश्योर करता है। स्पीड बॉस, वर्क रूटीन को देखता है कि आपका काम टाइम पे हुआ या नहीं। गैंग बॉस सारी मशीन्स को चेक करता है कि आपकी मशीन्स वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। रिपेयर बॉस ये इंश्योर करता है कि सारी वर्किंग टूल्स जो हैं, सारे टूल्स जो हैं वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। और इंस्पेक्टर इन सारे वर्कमैन्स के काम को चेक करता है और इंश्योर करता है कि काम हो गया है या नहीं, क्वालिटी स्टैंडर्ड काम हुआ है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे फंक्शनल फोरमैनशिप को, फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहता है, फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर ने बोला है कि अगर एक फैक्ट्री मैनेजर अकेले ये सारे काम करेगा तो वो एक भी काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। बट अगर उन्होंने क्या किया, FW टेलर ने कहा कि अगर हम फैक्ट्री मैनेजर का वर्कलोड कम कर दें और उसको 8 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर दें तो वो सारी कैटेगरीज अपना अपना काम करेगी और वर्कमैन को इंस्ट्रक्शन देगी। यही है हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। नाम से क्या पता चल रहा है, स्टैंडर्ड काम हो और सिंपल तरीके से हो। ओके, तो ये भी दिस टेक्निक इज ऑल्सो गिवन बाय द FW टेलर। According to him, scientific method should be used to analyze methods of production prevalent under the rule of thumb. इसमें FW टेलर ने कहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को हमें यूज़ करना चाहिए, नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी हमने टेक्निक ले ली और उसको ओके कर दिया। द वर्क दैट इज डन बाय द वर्कर्स शुड बी इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक वे। मतलब जो भी आपका काम है वो साइंटिफिक वे में होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेड काम होना चाहिए।
क्योंकि अगर आप क्या करते हो, काम को साइंटिफिकली या फिर किसी तरीके से मतलब टेक्निकली नहीं करते तो वो काम आपके लिए टफ हो जाता है। तो इन्होंने कहा, FW टेलर ने कहा, द बेस्ट प्रैक्टिसेस कैन बी केप्ट एंड फर्दर रिफाइंड टू डेवलप अ स्टैंडर्ड विच शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। टेलर ने बोला कि आपको क्या करना है, बेस्ट मेथड को अप्लाई करना है और उसको और रिफाइन करते जाना है। मतलब हर साल एक ही चीज़, एक टारगेट सेट कर लिया और उस टारगेट को अचीव करने के लिए सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हमें क्या करना है, हमें सेम मेथड को बार बार अप्लाई करना है। हम हर साल उसमें डेवलपमेंट करते रहेंगे और उसको स्टैंडर्ड बनाते रहेंगे। It may be pointed out that ever of contemporary techniques of business process including re-engineering, Cajun by and benchmarking are aimed at standardization of work. Standardization means हमने एक टारगेट सेट करना है, हमें एक बेंचमार्क सेट करना है through which we have to be reached. Standardization is the process of setting standard for every business. स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एक लेवल सेट करते हैं। जैसे हमने अगर हम अपने स्कूल के रिजल्ट्स को देखते हैं तो स्कूल का रिजल्ट जैसे हमारा 94% आया तो हमारा टारगेट क्या होगा कि हम 94% को क्रॉस करें। ओके, दैट इज आवर लेवल, दैट इज आवर स्टैंडर्ड कि हमें क्या करना है, हमें उस लेवल को बीट करना है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, हमें एक लेवल, एक स्टैंडर्ड सेट करना है। इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस बाय रॉ मटेरियल्स, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी, मेथड ऑफ वर्किंग कंडीशन। These standard are benchmark which must be adhered during the production. बेंचमार्क हमें हर चीज़ों के लिए सेट करना है, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे हमारा मेथड हो, तो हर चीज़ के लिए एक लेवल सेट करना है। अगर हमने हर चीज़ के लिए लेवल सेट कर लिया तो हमारा काम क्या होगा, हमारा काम सिंपल होगा और हम क्या करेंगे, हम उस लेवल को रीच करने के लिए ही कोशिश करेंगे। हमने अगर अपना टारगेट नहीं सेट किया है तो हमारा काम यूजलेस है। अगर हमने अपना टारगेट सेट कर लिया, अगर हमने अपना स्टैंडर्ड सेट कर लिया है तो वो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, उसके लिए हम वर्क करेंगे। ओके, आगे दिया है सिंप्लीफिकेशन क्या है। सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग सुपरफ्लुअस varieties, sizes and dimensions, while standardization employs devising new varieties instead of the existing ones. यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का मतलब काम को सिंपल तरीके से करना है। मतलब जितने भी सिंपल टेक्निक्स को हम अप्लाई करेंगे उससे हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीज़ों को, अननेसेसरी एलिमेंट्स को हम रिमूव कर सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मीन्स टू सिंप्लीफाई द वर्क्स or to simplify anything. Simplifications aims at eliminating unnecessary diversity of products. It results in saving of cost of labor. अगर हम काम को सिंपल तरीके से करेंगे तो हमारे लेबर चार्जेस जो ज़्यादा होते हैं वो लेबर चार्जेस हमारे कम होंगे और कॉस्ट हमारी कम आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। It implies reduced inventories, fuller utilization of equipments and increasing turnover. Simplification का एक और मोटिव होता है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने इन्वेंट्रीज को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपने इक्विपमेंट्स, अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देयर आर 4 स्टडीज विच आर गिवन बाय द FW टेलर। अभी तो हमने प्रिंसिपल, लास्ट हमने प्रिंसिपल पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा टेक्निक्स, अब पढ़ेंगे हम मेथड्स। ओके, देयर आर 4 स्टडीज विच इज गिवन बाय FW टेलर। FW टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं और कुछ टेक्निक्स दी हुई हैं, जैसा अभी लास्ट हमने पढ़ा फंक्शनल फोरमैनशिप, नंबर 2 स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। नाउ नेक्स्ट इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या होती है, मेथड मीन्स तरीका, स्टडी मतलब उस पर स्टडी करना। ओके, तो दिया है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। मेथड स्टडी, FW टेलर ने मेथड स्टडी में क्या स्टडी किया कि कौन सा तरीका किसी काम को करने के लिए बेस्ट हो सकता है, विच इज द बेस्ट मेथड टू डू द पर्टिकुलर टास्क। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डूइंग द जॉब टू डिटरमाइन द बेस्ट वे, देयर आर सेवरल पैरामीटर्स। टेलर ने ये डिसाइड किया कि मेथड स्टडी के थ्रू उन्होंने ये स्टडी की कि सबसे बेस्ट तरीका, हमारा सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा किसी भी काम को करने का, एंड दैट शुड बी अप्लाइड बाय हिम। टेलर डिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग मेथड स्टडी। उन्होंने क्या किया, मेथड स्टडी के लिए एक असेंबली लाइन को कंसिडर किया, स्टडी किया। उन्होंने देखा
Ford Motor Company used this concept very successfully. Even now auto company using it. जैसे हम असेंबली में खड़े होते हैं तो लाइन वाइज खड़े होते हैं, तो ये क्या है, लाइन वाइज खड़े होते हैं, तो ये बेस्ट तरीका है, इससे हमारी चीज़ें सिस्टमैटिक चलती हैं। हमने 9th की एक लाइन लगवा दी, 10th की एक लाइन लगवा दी, 11th की एक लाइन लगवा दी, 12th की एक लाइन लगवा दी, तो हमें पता है ये 9th के स्टूडेंट हैं, ये 10th के स्टूडेंट्स हैं, 11th के स्टूडेंट्स हैं, 12th के स्टूडेंट्स हैं। अगर हम लाइन में ना खड़ा करते, किसी भी बच्चे को कहीं भी खड़ा कर देते, तो इससे क्या होता, हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि कौन सा स्टूडेंट किस क्लास का है। तो मेथड स्टडी में उन्होंने ये स्टडी किया कि हमारे किसी भी काम को करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मोशन स्टडी। मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजिशन एटसेट्रा। मोशन स्टडी में हमने ये F.W. टेलर ने ये स्टडी की कि अननेसेसरी मूवमेंट्स को कैसे हटाया जाए। मतलब किसी काम को करने के लिए इजी तरीका क्या होगा, इजी मूवमेंट्स क्या होंगी। जैसे एक लेबर होता है, वो क्या करता है, आयरन पिक्स को रखता है, ओके, या फिर आपने देखा होगा कि ब्रिक्स होती हैं, ईंटें, तो उसको क्या करते हैं, उसको सिस्टमैटिक तरीके से रखते हैं, राइट। तो मोशन स्टडी में अननेसेसरी मूवमेंट्स को कैसे एलिमिनेट किया जाए जिससे हमारा काम विद इन टाइम में हो जाए, तो वो क्या होता है, वो हमारी मोशन स्टडी का काम होता है। मोशन स्टडी दिया है, फॉर एग्जाम्पल टेलर्स हिट्स एसोसिएट्स फ्रैंक गैलिबर्थ विच वेर एबल टू रिड्यूस मोशन बाय ब्रिक्स लेयरिंग फ्रॉम 18 to just 5। जैसे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एग्जाम्पल लिया कि अगर हम 18 लेवल्स बनाएंगे, मतलब हमने ब्रिक्स की 18 लेवल्स बना दी, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, तो क्या होगा कि जब हमारा वर्कर जो है उस पर ब्रिक्स कंटिन्यू रखता जाएगा, तो एक टाइम के बाद लेवल 10 के बाद शायद उसको थोड़ा और मेहनत करनी पड़े, ठीक, मे बी उसको स्टेयर्स लगानी पड़े, सीढ़ियाँ लगानी पड़े ऊपर लेवल 11 और 12, 13, 14 पे जाने के लिए। बट उन्होंने क्या कहा, टेलर ने कहा कि अगर हम ईंट जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स की लेयर को सिर्फ 5 लेवल तक रखें और उसको एक्सटेंड कर दें, तो वो हमारे लिए क्या होगा, अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटा देगा। तो ये हमारी क्या होती है, मोशन स्टडी को उन्होंने इस एग्जाम्पल से समझा। थर्ड इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या है, टाइम स्टडी मीन्स what is the best time for doing the job or what is the standard time to perform a well defined job। किसी काम को करने के लिए क्या एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, that will be revealed by the time study। जैसे अगर हमारा स्कूल 5 आवर्स तक चल रहा है, तो सिर्फ 5 आवर्स तक ही क्यों चल रहा है, 10 आवर्स तक क्यों नहीं चल रहा है। जो एम्प्लॉयज़ जो है बैंक में काम कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी सिर्फ 8 आवर्स ही क्यों है, उनकी ड्यूटी 2 आवर्स क्यों नहीं है, ओके। जो छोटे बच्चे, उनकी क्लासेस सिर्फ 3 आवर्स या 4 आवर्स ही क्यों चलती हैं, 5 आवर्स और 6 आवर्स क्यों नहीं चलती। तो टाइम स्टडी में उन्होंने यही पढ़ा कि क्या किसी काम को करने के लिए क्या बेसिक, क्या एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए हमें 5 आवर्स की ज़रूरत पड़ती है, एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर लिया हमने 5 आवर्स, मीन्स आपकी क्लासेस चलती हैं 1 to 5:30, 12:30 to 5:30, तो ये क्या है आपका, ये स्टैंडर्ड टाइम है, क्योंकि वो हमने एक स्टडी की कि हमें कम से कम इतना, मिनिमम इतना टाइम तो लेना ही पड़ेगा। तो टाइम स्टडी डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकिंग टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। Time measuring devices are used for each element of task. The standard time is fixed for the whole of the task by taking several readings. F.W. टेलर ने बहुत सारी रीडिंग्स करने के बाद ये डिसाइड किया कि किसी काम को करने के लिए पर्टिकुलर कितने टाइम की ज़रूरत पड़ती है, ओके। दिस इज कॉल्ड टाइम स्टडी। एंड फैटिग स्टडी, बेसिकली फैटिग मीन्स टायर्डनेस। टायर्डनेस मतलब थकान। जैसे आपने देखा आपके स्कूल में जब भी क्या होता है, जब भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट चलती है, फर्स्ट 4 बेल के बाद आपका लंच ब्रेक होता है, तो लंच ब्रेक क्यों होता है, बिकॉज स्कूल ये समझता है या फिर लोग MD ये समझते हैं कि भाई आपको 4 क्लासेस के बाद एक रेस्ट की एक ज़रूरत है, रेस्ट की मतलब एक लिटिल बिट ऑफ टायर्डनेस आपके अंदर आ जाती है। तो फैटिग स्टडी इज स्टडी अबाउट द टायर्डनेस, मतलब आप कितने टाइम के बाद थक जाते हो, कितने टाइम के बाद आपको एक लंच की या फिर एक रेस्ट की ज़रूरत होती है। दिस इज डन बाय द फैटिग स्टडी। अ पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली इफ ही और शी इज डज नॉट रेस्ट वाइल वर्किंग। अगर कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसमें अगर आप रेस्ट नहीं लेते हो तो वो आपके लिए क्या हो जाती है, वो टायर्डनेस हो जाती है, आपके अंदर थकान हो जाती है। रेस्ट इंटरवल विल हेल्प वन टू रीगेन स्टैमिना एंड वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी।
वर्क्स अगर आपको क्या मिल जाता है, अगर आपको एक टाइम इंटरवल मिल जाता है तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप अपना स्टेमिना गेन कर सकते हो। फैटिग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग अ टास्क। फैटिग स्टडी ये बताता है कि किस फ्रीक्वेंसी में आपको रेस्ट की ज़रूरत है, कितने टाइम के बाद आपको रेस्ट की ज़रूरत है। दिस इज कॉल्ड फैटिग स्टडी। तो हमने टाइम मेथड स्टडी में क्या पढ़ा, मेथड स्टडी रिवील्स द बेस्ट मेथड, motion study removes the unnecessary movements, time study tells us about the standard time to do the particular task, and fatigue study tells about the tiredness or rest intervals. Okay, next and last one of F.W. Taylor, differential piece weight system. ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम क्या होता है, ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पीसेस के अकॉर्डिंग हम वेट सेट करते हैं। ओके मतलब आप अगर कोई काम कर रहे हो तो उसमें आप कितने पीसेस बनाते हो, कितने पर्टिकुलर क्या प्रोडक्शन आपका होता है, उसके बेसिस पे आपकी wages डिसाइड होती है। टेलर वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ द पीस वेज सिस्टम। ही वॉन्टेड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड अनएफिशिएंट वर्कर्स। जैसे टेलर ने ये टेक्निक इसलिए इंट्रोड्यूस की बिकॉज वो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते, डिफ्रेंशिएट करना चाहते थे। 8 आवर्स सारे लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग पूरा अच्छे से काम करते हैं, एफिशिएंटली काम करते हैं, और कुछ लोग अनएफिशिएंटली काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि कोई वर्कर पूरा 8 आवर्स तक कंटिन्यू काम करता है और वो अच्छा काम करता है, उसको भी उतनी ही पे मिलती है। कोई वर्कर जिसने पूरा काम नहीं किया होता है फिर भी उसको उतनी ही सैलरी मिलती है, वेज मिलता है। ओके तो इसी प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए F.W. टेलर ने डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि द वर्कर कैन बी क्लासिफाइड एंड एफिशिएंट और अनएफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टैंडर्ड। उन्होंने कहा कि अगर आप स्टैंडर्ड वर्क करोगे तभी आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज आपको पैसा नहीं, कम मिलेगा बट कम मिलेगा। इसके लिए उन्होंने क्या बताया, इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल लिया कि अगर जो भी इंसान, जो भी वर्कर 10 यूनिट्स बनाएगा तो उसको क्या मिलेगा। F.W. टेलर ने एग्जाम्पल लिया कि जो भी वर्कर 10 यूनिट्स या 10 यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा उसको 50 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग पे वेजेस मिलेगी, और जिसने भी 9 या 10 से कम किया होगा, 10 से कम प्रोडक्शन किया होगा, उसको 40 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए अगर जो 11 बनाएगा तो 11 इंटू 50, 550 उसको पर डे मिलेगा, और जिसने 9 यूनिट बनाया उसको 40 रुपीज़ मतलब 10 से कम बनाया उसको 40 रुपीज़ पर हेड मिलेगा। तो 9 4 जा 36, 360 रुपीज़ पर डे। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 1 यूनिट के डिफरेंस से क्या हो गया, 1 यूनिट के डिफरेंस से 190 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। अकॉर्डिंग टू टेलर द डिफरेंस ऑफ 190 शुड इनफ टू एन एफिशिएंट वर्कर टू बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म बेटर। F.W. टेलर ने कहा कि जो 10 यूनिट्स बनाएगा उसको 50 पर यूनिट के अकॉर्डिंग मिलेगा पैसा, दैट मीन्स उसको 550 रुपीज़ मिलेंगे, और जो भी वर्कर 9 यूनिट बनाएगा, सिर्फ 1 यूनिट कम बनाएगा, उसको 10 रुपीज़ कम करके 40 रुपीज़ जो है पर यूनिट मिलेगा, दैट मीन्स 360। तो अगर उन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, दैट मीन्स 190 रुपीज़ का डिफरेंस, सिर्फ 1 यूनिट अगर आप बना लेते तो आपको 550 और मिलते, 2 यूनिट और बनाने से आपको 550 मिलते, लेकिन आपने 2 यूनिट कम बनाई, इसका मतलब आपको 190 रुपीज़ कम मिले। तो डिफरेंशियल पीस सिस्टम यही टेक्निक है जिसमें क्या करना है, जिसमें F.W. टेलर ने बोला कि आपको क्या करना है, अगर आप एफिशिएंटली काम करोगे तो आपको प्रॉपर पैसे मिलेंगे, अगर आप इनएफिशिएंटली काम करोगे तो आपको कम पैसे मिलेंगे। तो बेसिकली इस सिस्टम का पीस